स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैकबेंचर्स मेंटर्स पे। और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली दो एप्लीकेशन देखेंगे, क्योंकि हमने कल की वीडियो के एंड में देखा था कि टोटल 6 एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम के, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल हमारा पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, और वीडियो के एंड में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। सबसे पहले हम बात करते हैं इनफाइनाइट लीनियर चार्ज की। तो हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है जिसमें एक इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक या लीनियर चार्ज है। तो जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसकी रेडियस है स्मॉल r, और गॉसियन जो हमारा सरफेस है इसकी लेंथ हमने l ले रखी है। तो क्योंकि जो हम चार्ज निकाल रहे होते हैं ये हमारा किसी सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, गॉसियन सरफेस का साइज क्या है तब तक जब तक जो इसके अंदर चार्ज है वो इसके अंदर रिमेन सेम ना हो। ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है तो हम सरफेस अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल है। तो हमें करना है क्या है, हमें हर सरफेस पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को निकालना है। ठीक है, ताकि लास्ट में हम क्या करें, हम टोटल निकाल सके इसका सबको सम करके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है गॉस थ्योरम का, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो जो क्यू इनक्लोज है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लीनियर चार्ज की, हमारा चार्ज क्या है, एक लीनियर लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो हमने हमारी पहली इलेक्ट्रोस्टैट की वीडियो में पढ़ा हुआ है कि जो हमारे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, लीनियर होते हैं, सरफेस होते हैं और वॉल्यूम के लिए होते हैं। तो अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप ऊपर आई बटन पे जाके मेरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो चार्ज है ये क्या है, ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी Q/L। तो यहाँ से हम चार्ज निकाल सकते हैं जो इस गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज कर रखा है अपने अंदर, यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा, λL। तो हम करेंगे क्या, इस Q को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू λL अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हमें करना क्या है, ये जो हम इंटीग्रेशन वर्ड यूज कर रहे हैं हम इस ई डी एस को हर एक सरफेस के लिए निकालेंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 सरफेस हैं, यहाँ पे 2 हमारे पास सर्कल है और एक हमारे पास बेसिकली ये एक रेक्टेंगल हो जाता है अगर हम इसे बीच से कट कर दें। तो इसका एरिया वेक्टर का है ऊपर है, एरिया वेक्टर नीचे है, और इसका एरिया वेक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों सरफेस के लिए कॉमन है। तो इससे होगा क्या, तीनों सरफेस पे थीटा का जो हमारा थीटा एंगल है डी एस और ई का, ये आपस में क्या चेंज हो जाएगा। तो ई डी एस होता है ई डी एस कॉस थीटा, और इस वाली के लिए एंगल हो रहा है 90, इसके लिए 90 है और इसके लिए क्या है 0 है, डी और ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो हम करेंगे क्या, तीनों का सम कर देंगे और उसको लास्ट में इक्वल कर देंगे λL बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो इससे हमारा क्या आएगा, इससे हमारा जो इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है इस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो cos 90 0 हो जाएगा और जो cos 0 होता है वो 1 हो जाता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस लीनियर चार्ज पे वो सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से होगा, ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पे cos थीटा क्या है, cos 0। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू λL अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और जो डी एस है, डी एस बेसिकली है क्या, ये हमारा एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर बोले तो हमारा जो आ रहा है ये इस वाले एरिया वेक्टर की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका लूँ क्या, इसका एरिया लूँ तो ये आएगा 2πr/L। 2πr हो गया इसके सर्कल का एरिया और L ये लेंथ है जिससे ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो एरिया हो गया 2πr/L इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू λL अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E इज इक्वल टू λ अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। तो हम बात करते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इनमें से आपके MCQ आएंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, कब, जब R कांस्टेंट हो। R क्या है, R हमारा रेडियस है इस गॉसियन सरफेस का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो इसके लिए मैंने ग्राफ भी बना दिया है, तो इन ग्राफ को भी आप देख सकते हैं। ये जो हमारा है ये रिटार्डेशन का है और ये मेरा क्या है, ये मेरा यूनिफॉर्म है। कंसेप्ट की बात करें तो हमारा जो चार्ज होता है, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिसाइड टू इट्स सरफेस। मतलब क्या है कि अगर किसी कंडक्टर में हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो चार्जेस होते हैं वो उसके सरफेस पे चले जाते हैं। सेंटर में जो चार्ज होता है तो वो नेट चार्ज हमेशा 0 रहता है। तो जो चार्जेस नेट इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। सेकंड बात करते हैं, चार्ज इनसाइड नॉट कंडक्टिंग स्फीयर डू नॉट मूव इट सरफेस। मतलब क्या है, अगर कोई नॉन कंडक्टर है उसके अंदर जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पे रिसाइड नहीं करेगा। तो जो सरफेस के अंदर नेट चार्ज होता है क्यू इनक्लोज, वो क्या होता है, वो 0 के इक्वल नहीं होता। थर्ड, जब बात होती है हॉलो कंडक्टर की, इसका मतलब क्या है, हम शेल की बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कहता है कि शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मतलब क्या है, वो कह रहा है हॉलो कंडक्टर का यूज करना है जहाँ पे क्यू इनक्लोज 0 आएगा। अगर वो कहता है स्फीयर की बात, तो स्फीयर का मतलब होता है सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड में क्या होता है, चार्जेस उसके अंदर ही होते हैं और जो क्यू इनक्लोज होता है वो नेट क्यू इन आता है 0। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
कंडक्टिंग स्फेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेयर। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक हमारे पास कंडक्टिंग स्फेयर है। तो स्फेयर पे क्या होता है, जब भी वो कोई चीज़ कंडक्टिंग है तो उस पर क्या होगा, जो चार्जेस होंगे वो सरफेस पे रिसाइड कर जाएंगे। तो यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ हमें एक पॉइंट P लेना है, उस पॉइंट P को अलग अलग पोजीशन पे रखना है और इलेक्ट्रिक फील्ड चेकआउट करनी है कि वो कंडक्टिंग स्फेयर पे क्या क्या आती है। तो इसमें ये हमारे पास गिवन है कि ये एक स्फेयर है कंडक्टिंग जिसमें चार्जेस रिसाइड कर चुके हैं। कैपिटल R ये जो स्फेयर है इसका रेडियस है और हमारे पास एक पॉइंट P है। हम उस पॉइंट P को इन 3 केसेस में देखेंगे। पहला केस क्या है कि जो पॉइंट P है वो स्फेयर के अंदर है, दूसरा स्फेयर के सरफेस पे है और तीसरा स्फेयर के सरफेस के बाहर है। तो जो हमारा R है, स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जिस पोजीशन पे हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P है, वहां से इस सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल r, और इस गॉसियन यानी ये जो सरफेस है कंडक्टिंग सरफेस, इसका है कैपिटल R। पहला केस देखते हैं। केस 1 है पॉइंट P लाइज इनसाइड। ये जो सरफेस है इसके अंदर हमारा पॉइंट P आ रहा है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये हमारा सरफेस था, इसके अंदर ये जो छोटा वाला सर्कल है, इस छोटे वाले सर्कल में हमने क्या स्मॉल r लिया है कि अभी हमारा जो पॉइंट P है वो मान लो यहाँ पे है कहीं, ये पॉइंट P है, ठीक है। तो अगर हमें इसके अंदर निकालना है, क्योंकि चार्जेस पहले ही दिख रहा है कि वो सरफेस पे रिसाइड कर चुके हैं, मतलब वो कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे, सेंटर में कोई चार्ज नहीं है, Q इनक्लोज क्या है, 0 है। तो वो सर्कल जब तक यहाँ तक रहेगा, अगर इससे जब तक टच ना हो जाए, इससे हल्का सा भी पीछे है, तो उसमें कोई चार्ज है ही नहीं। तो अगर हम यूज करें गॉस लॉ को, तो यहाँ पे क्या होगा, E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमने अभी बात की कि इसमें कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि एरिया वेक्टर 0 नहीं हो सकता। मतलब क्या है, E डॉट ds इक्वल्स टू 0 आ गया, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। एरिया वेक्टर 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो एरिया है, कुछ तो एरिया हो गई, तो 0 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग शेल इज 0। नेक्स्ट केस क्या है कि जो हमारा पॉइंट P है वो इस सरफेस पे कहीं पे लाई करे, मतलब यहाँ पे कहीं मान लो, ठीक है। तो ये मैंने सरफेस लिया जिसपे चार्जेस ऑलरेडी रिसाइड कर चुके हैं और मैंने पॉइंट P मान लिया इस पे। तो इस बार जो स्मॉल r है, यानी जो रेडियस ऑफ पॉइंट P टू सेंटर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दैट कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, यहाँ से बाहर जाएगा आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, पॉजिटिव चार्ज जो रिसाइड कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलती है। थीटा आ गया 0, तो हम गॉस लॉ को दोबारा यूज करेंगे। यहाँ पे Q इनक्लोज क्या है, Q ही है, क्योंकि ये जो सारा चार्जेस है, अगर इनमें से थोड़े बहुत चार्ज आते हैं तो हम यहाँ पे DQ ले लेते हैं, पर क्योंकि सारे चार्ज आ रहे हैं तो हमने Q लिया है, ठीक है। तो E डॉट ds आ गया Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज हो गया Q, और ds क्या हो जाता है, E ds थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस 0 है तो वो 1 आ जाएगा, तो यानी A इंटीग्रेशन ऑफ ds। जब भी इंटीग्रेशन ऑफ ds लिखा हो, मतलब ds क्या है, ये जो एरिया वेक्टर, यानी जिस भी बॉडी पे ये एरिया वेक्टर आ रहा है उस बॉडी का एरिया क्या है, क्योंकि ये स्फीयर है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको नीचे डिवाइड में डालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल R क्यों, क्योंकि ये इस कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस है। तो यहाँ मैंने पॉइंट में लिखा है दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग अ कंडक्टिंग स्फीयर इन विच केस देयर इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तब होगा जब हमारा पॉइंट P लाइज करे सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर पे, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सरफेस। मतलब क्या है, जो मेरा स्मॉल r है वो ज्यादा हो जाए कैपिटल R से, यानी इस बार पॉइंट क्या है, पॉइंट जो है लाइक ये मेरा कंडक्टिंग स्फीयर था और पॉइंट P इसके बाहर चला गया, यानी स्मॉल r बड़ा हो गया, कैपिटल R छोटा हो गया। अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही है और एरिया वेक्टर बाहर ही जाएगी। एरिया वेक्टर बाहर उससे जाता है जो गॉसियन सरफेस हो, तो गॉसियन सरफेस डिपेंड करेगा कि पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम गॉस लॉ यूज करेंगे, सेम E ds इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q इनक्लोज इस बार भी क्या है, Q के इक्वल ही है, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही ये चार्ज आ रहा है, तो Q इनक्लोज यहाँ पे भी क्या आएगा, Q ही आएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारा सरफेस के ऊपर था और जो आउटसाइड है, इन दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है, ये जो रेडियस चेंज हुआ है, रेडियस बोले तो गॉसियन सरफेस का साइज, यहाँ पे गॉसियन सरफेस के साइज का रेडियस था कैपिटल R और यहाँ पे स्मॉल r। सेम फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू Q अपॉन में 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, किसके, स्मॉल r, यानी कि सरफेस के। कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जैसे जैसे रेडियस हमारा बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे गॉसियन सरफेस की साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, ठीक है। तो इस पे ये ग्राफ देख लेते हैं।
ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ मैंने तीनों केसेस के लिए एक साथ बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के कंपैरिजन में। तो ये ऊपर ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियस के साथ, यहाँ से यहाँ तक जब आर की वैल्यू क्या थी, स्मॉल आर की कैपिटल आर से छोटी थी, यानी केस 1। केस 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था, इसलिए ये वाला स्पेस क्या है, एम्प्टी रहेगा। और यहाँ पे भी जब तक ये क्या है, ये एक स्फीयर के अंदर ही है, कौन सा स्फीयर, कंडक्टिंग, तो इसके अंदर ही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब आर इक्वल्स टू आर हो गया तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, यानी इस पीक पे आ गया। ई फील्ड क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, Q/4πε0 कैपिटल आर स्क्वायर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, जब मेरा ये अभी क्या है, ये सरफेस पे है, पॉइंट पे अभी यहाँ है, अभी माना था अंदर है, अभी यहाँ सरफेस पे है। नेक्स्ट क्या आ गया, मान लो कहीं यहाँ आ गया पॉइंट पे, ठीक है, सरफेस के बाहर चला गया, यानी स्मॉल आर बड़ा हो गया कैपिटल आर से। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से, स्मॉल आर। तो यहाँ पे रिटार्डेशन टाइप कुछ होगा, और जो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, ये वाली Q/4πr² स्मॉल आर ε0, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये तीनों केसेस को डिफाइन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।